Hello students, in the previous video we have did all the NCERT numericals, and in this video we are going to do the additional exercise of NCERT. So the first numerical is 2.25. A man walking briskly in rain with speed v must slant his umbrella forward, making an angle of theta with the vertical. A student drive the following relation between theta and v. The tan theta is equals to v. Check that the relation has correct limit as v tends to 0 and theta tends to 0 as expected. So we are assuming that there is no strong wind and that the rain falls vertically for a stationary man. And do you think this relation be correct? If not, guess the correct relation. तो देखिए यहाँ पर बेसिकली जो है एक लड़का है जिसने जो है अम्ब्रेला है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके पकड़ा हुआ है, ठीक है, किसी एंगल पे पकड़ा हुआ है, सीधा नहीं। तो यहाँ पर जो है जो एक स्टूडेंट है उसने रिलेशन ड्राइव किया है थीटा के बीच में और जो उस मैन की वेलोसिटी है उसके बीच में, और वहाँ पर पाया है कि भाई tan थीटा जो है वो v के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है और ये रिलेशन कब करेक्ट है? जब थीटा यहाँ पर 0 के नज़दीक होगा और v भी वहाँ पर 0 के नज़दीक होगा, ठीक है। सो अब आपको बताना है कि भाई ये जो रिलेशन है ये करेक्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको इसका जो करेक्ट रिलेशन है जो आप बता सकते हैं वो गेस करना है। ओके, सो देखिए सबसे पहले भाई हमारे पास जो गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन वो है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू v। यहाँ पर देखिए हम LHS जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। सो LHS में आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, एंगल है तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, सो M0 L0 T0। वहीं RHS बात करें तो RHS में डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर M0 L T-1 वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पर हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, और अगर इक्वल नहीं है सो द फॉर्मूला is dimensionally incorrect, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पर, एंड द करेक्ट फॉर्मूला में भी, तो यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है? तो करेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय u, ठीक है। ये करेक्ट फॉर्मूला हो सकता है क्योंकि भाई देखो यहाँ पर भी LT-1 आएगा, नीचे भी अगर आप v का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करोगे डायमेंशन फॉर्मूला, वो भी LT-1 आएगा। सो LT-1 से LT-1 कैंसिल, तो यहाँ पर जो RHS है वो भी कितना आ जाएगा? M0 L0 T0। तो उस केस में जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, ओके। और ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन ये वैसे करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप थर्ड यूनिट में पढ़ोगे कि ये जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली tan थीटा इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय RG होता है, ओके। सो दिस कैन बी द करेक्ट फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। सो इन दिस न्यूमेरिकल 2.26 it is claimed that two cesium clocks, if allowed to run for 100 years free from any disturbance, may differ by only about 0.02 seconds. So what does this imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring the time interval of 1 second? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई 100 सेकेंड के अंदर अगर हम यहाँ पर 2 सीजियम क्लॉक चलाते हैं तो 100 सेकेंड के अंदर यहाँ पर अगर जो डिस्टर्बेंस आता है वो बेसिकली जो एरर आता है वो 0.02 सेकेंड का आता है, ठीक है। तो बताओ कि भाई 1 सेकेंड के अंदर कितना यहाँ पर एरर आएगा। सो न्यूमेरिकल नंबर 2.26, सो एरर इन 100 ईयर, जो 100 ईयर है उसके अंदर कितना एरर आएगा यहाँ पर बेसिकली? तो वो जो एरर है वो 0.02 सेकेंड का आता है। और अगर हम निकालना चाहते हैं एरर इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना एरर आ जाएगा? 0.02 डिवाइडेड बाय 1 ईयर, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। सो 0.02 डिवाइडेड बाय ईयर, अब देखिए सेकंड में निकालना है तो ईयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। सो जो 1 ईयर होता है उसके अंदर होते हैं बेसिकली 365.25 डेज मल्टीप्लाइड बाय
अब एक दिन जो होता है उसके अंदर 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इतने सेकेंड्स होते हैं एक ईयर के अंदर, ठीक है, और इतना सेकेंड वो लूज कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पर हम निकाल लेंगे एरर इन वन सेकेंड, ठीक है, कि भाई जो एक सेकेंड के अंदर कितना एरर होगा, कितना वो टाइम लूज करेगी। और इसको आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, सो दिस योर आंसर विल बी 10 raised to the power minus 12 second. Okay, so it means that the accuracy of the clock measuring in time interval of 1 second is 10 raised to the power minus 12 second. Okay, कि एक सेकेंड के अंदर यहाँ पर जो है वो भाई जो एरर आता है वो 10 raised to the power minus 12 सेकेंड का एरर आता है। So next question is 2.27. Estimate the average mass density of sodium atom assuming its size to be about 2.5 angstrom and use the known value of Avogadro number and atomic mass of the sodium. Compare it with the density of sodium in the crystalline phase 980 kg per meter cubic and are the two densities are of same order, if so why. तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिकली दिया हुआ है जो आपका सोडियम एटम है उसकी यहाँ पर आपको रेडियस दी हुई है, ठीक है, तो उसका साइज दिया हुआ है, तो उसकी रेडियस दी हुई है 2.5 आर्मस्ट्रॉन्ग और यहाँ पर आपको एवोगैड्रो नंबर और उसका सोडियम का एटॉमिक मास यूज करके क्या करना है, कंपेयर करना है सोडियम की डेंसिटी को, ठीक है, इन क्रिस्टलाइन फेस की। यहाँ पर आप उसके एटॉमिक डेंसिटी निकालोगे और आपको उसको क्रिस्टलाइन फेस में जो उसकी डेंसिटी है जो आपको दी हुई है दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। एंड द टू डेंसिटीज आर ऑफ सेम ऑर्डर, और ये बताना है कि ये जो दोनों डेंसिटीज है इनका ऑर्डर सेम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम की आपको एवरेज डेंसिटी निकालनी है सोडियम की एक एटम की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2.27 न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम एटम की रेडियस यहाँ पर दी हुई है 2.5 एंगस्ट्रॉम। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के अंदर, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 raised to the power minus 10 मीटर से। ओके, सो दिस इज रेडियस ऑफ एटम एंड हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोडियम एटम। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस विल बी 4/3 इंटू 3.14 इंटू 2.5 इंटू 10 raised to the power minus 10, इसकी पावर यहाँ पर हो जाएगी 3। ओके, और इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर होगा 65.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power minus 30 kg। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पर डेंसिटी वॉल्यूम मिल जाएगी सोडियम एटम की, और सॉरी ये केजी नहीं, ये मीटर क्यूब आएगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ एनी आइटम ये हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर सोडियम एटम की हमने वॉल्यूम निकाल ली, और सोडियम एटम का जो मास है वो हम निकालते हैं। सो मास ऑफ सोडियम एटम, तो मास कितना हो जाएगा, देखिए मास हो जाएगा, तो जो एटॉमिक मास होता है उसका दैट इज एटॉमिक नंबर होता है 23 होता है। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, इसको डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज 6.023 इंटू 10 raised to the power 23, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है मास ऑफ सोडियम एटम। कोई भी अगर आपको मास निकालना है किसी भी एटम का तो क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है मास नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मास नंबर जो होता है वो 23 होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 raised to the power 23 होता है। तो मास आ जाएगा यहाँ पर मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल्स टू, इसको आप सोल्व करो, ये आपका मास यहाँ पर आ जाएगा 3.82 इंटू 10 raised to the power minus 26 किलोग्राम। तो आपने मास निकाल लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। सो डेंसिटी निकालते हैं। सो डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम, तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मास ऑफ एनी एटम डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सोडियम एटम। तो मास हमने निकाला है, मास हमारा आया 3.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻26 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है हमारे पास आई है 65.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻30 मीटर क्यूबिक। ओके, और इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0.58 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास डेंसिटी आ गई, डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, तो ये आपके पास डेंसिटी आ गई। और देखिए जो क्रिस्टलाइन फेज के अंदर जो डेंसिटी है, ठीक है, वो कितनी दी हुई है यहाँ पर आपकी। तो यहाँ पर ये जो आपकी डेंसिटी है, सो इन क्रिस्टलाइन फेज डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम इज 970 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। So density of Na in crystalline form, that is कितनी दी हुई है, ये डेंसिटी आपको दी हुई है 970, so that is 970 kg पर क्यूबिक मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.970 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूबिक। ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास यहाँ पर जो डेंसिटी है सोडियम एटम की, जो डेंसिटी हमने निकाली है ये डेंसिटी निकाली, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो हमने डेंसिटी निकाली है वो ये डेंसिटी निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट बोथ आर सेम। ठीक है, सेम होती है, और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो हमारा सोडियम होता है उसके जो एटम होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो डेंसिटी है वो दोनों डेंसिटी यहाँ पर सेम आएगी। ठीक है, सो इसमें लास्ट में हम क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि भाई यहाँ पर कि आर द टू डेंसिटीज ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो इसका आंसर हो जाएगा सो यस टू डेंसिटीज आर ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड because in crystalline form of sodium atoms are closely packed. Okay, so that is why that the two densities are of same. Okay, so move forward to the next numerical. So next numerical is 2.28. The unit of length convenient on nuclear scale is Fermi, and 1 Fermi is equals to 10⁻⁻15 meter. Nuclear size obey roughly the following relation: R is equals to R0 e⁻⁻1/3, where R is the radius of the nucleus, A is mass number, R0 is a constant, that is a 1.2 Fermi, and show the rule implies that nuclear mass density is nearly constant for different nuclei, and estimate the mass density of nucleus, sodium nucleus, compare it with the average mass density of sodium atom obtained in exercise 2.27. तो देखिए क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है दैट R is equals to R0 e⁻⁻1/3। ठीक है, और ये बता रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली जो है ये आपको न्यूक्लियर साइज के बारे में बताता है कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है दैट इज R0 e⁻1/3 होती है। यहाँ पर R0 एक कांस्टेंट है और A जो है वो मास नंबर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस रिलेशन का यूज करके आपको क्या करना है, आपको न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर एस्टिमेट द मास डेंसिटी ऑफ सोडियम न्यूक्लियस। ठीक है, कि आपको डेंसिटी निकालनी है और आपको ये बताना है कि जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है हर न्यूक्लियाई के लिए, अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट भी होती है। और कंपेयर करना है, जो आप डेंसिटी निकालोगे सोडियम के उसको कंपेयर करना है एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम, सोडियम का जो एटम है उसके साथ कंपेयर करना है उस डेंसिटी को। ठीक है, तो देखिए 1 by 1 करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R is equals to R0 e⁻1/3 दैट इज गिवन।
अगर हम बात करें मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मास नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो न्यूक्लियस जो हम मान लेते हैं, कोई हमारा न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है A, तो एवोगैड्रो नंबर जो है उसको हम Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो A डिवाइडेड बाय Na, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, वहीं हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर अगर डेंसिटी निकालनी है, सो वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज 4/3, न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, सो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर इज R0 A raised to the power 1/3 इसका क्यूब। सो दिस विल बी 4/3 पाई R0 3 एंड A। ओके, तो यहाँ पर 1/3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 4/3 पाई R0 की पावर 3 इंटू A, ये आ गई हमारी वॉल्यूम न्यूक्लियस की। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की वॉल्यूम निकाले, तो हम डेंसिटी यहाँ पर निकालते हैं। सो डेंसिटी, न्यूक्लियर मास डेंसिटी, सो न्यूक्लियर मास डेंसिटी, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर मास डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, सो वैल्यू पुट करते हैं, न्यूक्लियस का मास है हमारे पास A डिवाइडेड बाय Na, एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 4/3 पाई R0 की पावर 3 इंटू A, सो विच विल बी इक्वल्स टू, सो 3A 4 पाई R0 की पावर 3 इंटू A, और Na यहाँ पर नीचे आ जाएगा। सो देखिए A से A यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, एंड न्यूक्लियर मास डेंसिटी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई R0 की पावर 3 इंटू Na। ठीक है, सो ये जो है ये हमारे पास डेंसिटी आ गई। तो देखिए डेंसिटी जो है ये हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पर डेंसिटी जो है वो हमारे पास आई है 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई R0 की पावर 3 इंटू Na। तो ये हमारे पास डेंसिटी आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई इसमें से जो है 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, R0 भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी हुई है, और Na तो कांस्टेंट है ही, एवोगैड्रो नंबर। तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो बेसिकली कांस्टेंट होती है डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए। हर न्यूक्लियाई के लिए जो हमारी डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट as density is independent of A। ठीक है, मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि A जो है दोनों तरफ कैंसिल हो गया है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ A, सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाइज, ओके। तो यही भाई हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम, एक सोडियम एटम की डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई देखो डेंसिटी हम चाहे किसी के भी निकाले, ठीक है, तो भाई डेंसिटी सेम आएगी यहाँ पर। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम हम निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम, सॉरी सोडियम न्यूक्लियस। ठीक है, एटम की डेंसिटी नहीं, न्यूक्लियस की डेंसिटी, क्योंकि न्यूक्लियस की डेंसिटी यहाँ पर कांस्टेंट होगी। सो नॉन डेंसिटी ऑफ Na न्यूक्लियस, हमारे पास फॉर्मूला है 3 डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाइड बाय R0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है R0 आपको दिया हुआ है, R0 कितना दिया हुआ है 1.2 फर्मी। सो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ओके, सो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15, और इसकी पावर हो गई 3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पर R0 Na, ये हमने पुट कर दी, और पुट करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो न्यूक्लियर डेंसिटी मिलेगी वो हमें मिलेगी दैट इज 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूबिक।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली डेंसिटी हमारे न्यूक्लियस की, तो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है, 10⁻17 की टर्म में है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर की डेंसिटी निकल गई। सो इसकी डेंसिटी हमने निकाल ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद भाई हमको यहाँ पर थर्ड जो इसका पार्ट इसमें पूछा है कि कंपेयर इट विद द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम। अब इसको आपको कंपेयर करना है डेंसिटी ऑफ एटम के साथ। ठीक है, तो सोडियम एटम की अगर डेंसिटी की बात करें तो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने यही किया था। सो वहीं से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम, तो सोडियम एटम जो है उसकी जो डेंसिटी हमने निकाली थी यहाँ पर, दैट इज 0.58 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक। तो ये हमारी डेंसिटी आई थी एक सोडियम की। ठीक है, सोडियम के केस में, सोडियम एटम के केस में। तो यहाँ पर हमको कंपेयर करना है। सो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ Na न्यूक्लियस। ठीक है, सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी को डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम की डेंसिटी के साथ। तो एटम यहाँ पर न्यूक्लियस जो है उसकी डेंसिटी है दैट इज 2.3 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय 0.58 इंटू 10⁻3। और इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3.96 इंटू 10⁻14। ओके, तो ये आपके यहाँ पर डेंसिटी आ गई। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दैट डेंसिटी ऑफ सोडियम न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 3.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 टाइम डेंसिटी ऑफ Na एटम। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि भाई एक सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी जो होती है वो अबाउट 10⁻14 टाइम ज़्यादा होती है एक एटम की डेंसिटी से। ठीक है, क्योंकि जो एटम होता है, एटम जो है, एटम के अंदर जो स्पेस होता है 99% जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। वहीं बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही, उसकी जो डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा होती है, वो पूरा फिल्ड होता है न्यूक्लियस के साथ, दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के साथ। तो इसलिए न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ही मच लार्जर देन द डेंसिटी ऑफ एटम। ओके, सो इसी के साथ ये जो हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। सो मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। So next is 2.29. A laser is a source of very intense monochromatic and unidirectional beam of light, and this property of laser can be explored to measure long distances, and the distance of moon from the earth has already determined very precisely using a laser as a source of light, and a laser light beamed at the moon takes 2.56 seconds to return after reflection at the moon's surface. So how much is the radius of the lunar orbit around the earth? तो देखिए क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक लेजर लाइट जो होती है वो काफी इंटेंस होती है। ठीक है, लेजर लाइट इज वेरी इंटेंस। तो भाई जैसे क्या है, ये अगर हमारी अर्थ है और यहाँ पर ये अगर हमारा मून है, यह हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमारा मून है। तो क्या करते हैं कि भाई हम लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करता है, हम एक लेज़र लाइट को यहाँ से भेजते हैं, और सिंस लेज़र लाइट जो होती है वो भाई काफ़ी हाई इंटेंसिटी की होती है, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाने पर उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम तो होगी, लेकिन इतनी कम नहीं होगी कि बिल्कुल भी वीक हो जाए। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं इसको मून के ऊपर भेजने के लिए। और ये मोनोक्रोमेटिक होती है, इसकी सिंगल वेवलेंथ होती है और साथ में यूनिडायरेक्शनल होती है, तो ये पूरी ऐसे स्प्रेड नहीं होगी, एक सिंगल डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर हम नॉर्मल लाइट भेजेंगे तो स्प्रेड हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जाएगी और फिर यहाँ से मून के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो टाइम लगा है इस लेज़र लाइट को अर्थ की सरफेस से मून के सरफेस पे जाने में और फिर वापस आने में, वो टाइम नोट कर दिया गया है, दैट इज 2.56 सेकेंड। ठीक है, और लेज़र लाइट की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये कितने डिस्टेंस है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, भाई एक बार लाइट यहाँ पर जाएगी फिर वापस आएगी, तो जितनी भी डिस्टेंस होगी वो कितनी है, अगर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ, तो वो डिस्टेंस हमें कितनी मिलेगी, 2d मिलेगी।
ठीक है, और वहां पर किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सो स्पीड इज लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c इनटू टाइम t, सो d इज इक्वल्स टू c इनटू t डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टेकन बाय द लेजर लाइट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाती है कि कितनी यहाँ पर बेसिकली डिस्टेंस होगी मून और अर्थ के बीच में। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को करते हैं यहाँ पर। सो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पर दैट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई c इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस डिस्टेंस को अगर हम d मान लेते हैं, सो d इक्वल्स टू c इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो c है ये हमें दिया हुआ है 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है दैट इज हमें दिया हुआ है 2.56 सेकेंड। सो हमें निकालना है यहाँ पर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 2.56 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें मिलेगी यहाँ पर 3.84 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ओके, सो move forward to the next numerical. So next is sonar, that is sound navigation and tracking. Use ultrasonic wave to detect and locate underwater object. So in a submarine equipped with a sonar, the time relay between generation of probe wave and reception of echo after reflection from an enemy submarine is found to be 77 seconds. So what is the distance of the enemy submarine, and the speed of sound in water is 1450 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई एक सबमरीन है, ठीक है, जिसके अंदर सोनार को रखा हुआ है, और यहाँ पर सोनार जो होता है वो बेसिकली साउंड नेविगेशन के लिए यूज होता है। सोनार की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर समंदर के अंदर, पानी के अंदर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी के ऊपर है। तो यहाँ पर किस तरीके से डिस्टेंस निकाली जाती है, तो क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे पास अगर एक सोनार है, तो इस सोनार से यहाँ पर भाई एक हम यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव छोड़ते हैं, तो वो जो भी साउंड वेव है वो सामने कोई अगर सबमरीन है यहाँ पर, ठीक है, कोई दूसरी सबमरीन है पानी में, तो उससे टकरा के वापस आती है, और इस दौरान जो टाइम लगता है वो टाइम हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम 77 सेकेंड दिया हुआ है, प्लस जो हम यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव छोड़ते हैं उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो भी यहाँ पर हमें पता होती है। सो उसकी स्पीड या वेलोसिटी वो भी हमें यहाँ पर पता है, और यहाँ पर हमें दी हुई है 1450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस, सो ये जो डिस्टेंस है ये डबल होगा, एक बार आने का एक बार जाने का। सो 2d इक्वल्स टू v इंटू टी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल की तरह है ये। डिस्टेंस आपको निकालना है, वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए निकालते हैं इसको। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन, डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन दैट इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये दी हुई है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव दैट इज 1450 मीटर पर सेकेंड, एंड जो टाइम है दैट इज 77 सेकेंड, ये टाइम दिया हुआ है। सो जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, सो 1450 मल्टीप्लाइड बाय 77 डिवाइडेड बाय 2, और इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर ही आपको मिलेगी 825 मीटर। ओके, सो विच इज ऑलमोस्ट 55.8 किलोमीटर। तो मतलब आपका जो एनिमी है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, वो 55 किलोमीटर डिस्टेंस अवे है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। सो न्यूमेरिकल नंबर 2.31, the furthest object in the universe discovered by modern astronomers are so distant that light emitted by them take billions of years to reach the earth, and these objects known as quasars have many puzzling features which have yet not be satisfactorily explained. So what is the distance in kilometer of a quasars, which takes about
3 बिलियन लाइट ईयर टू रीच अस। अब देखिए यहाँ पर भाई सबसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जो साइंस है, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बेसिकली बहुत ही जो फर्देस्ट ऑब्जेक्ट है जो हमारे यूनिवर्स के अंदर, तो वहाँ पर वो जो फर्देस्ट ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस है उसको पता किया है। तो ये बेसिकली फर्देस्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये क्वाज़ार्स होते हैं। और क्वाज़ार्स क्या होते हैं? क्वाज़ार्स बेसिकली भाई कोई भी गैलेक्सीज होती है, गैलेक्सीज के अंदर जब सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं तो उन ब्लैक होल के अराउंड क्या होता है, जितने भी भाई मासिव ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो उसके चारों तरफ यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि इस ब्लैक होल के आसपास का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जितना भी मैटर होता है वो मैटर बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पर गर्म होने के कारण ग्लो करता है। और तो इनको हम बोलते हैं क्वाज़ार्स। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये बेसिकली जब ब्लैक होल इन मैटर्स को निगलता है तो यहाँ पर ये ब्लैक होल क्या करता है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट इमिट करता है, और ये ऐसे हर डायरेक्शन में लाइट जो है यहाँ पर इमिट होती है। तो ये लाइट बेसिकली यहाँ पर अर्थ से ऑब्जर्व करी गई है, ठीक है, क्वाज़ार की लाइट। तो भाई इसको आने में यहाँ पर टाइम लगा है 3 बिलियन ईयर्स, ठीक है, 3 बिलियन ईयर्स यहाँ पर लगे हैं, 3 बिलियन लाइट ईयर्स लगे हैं, कि लाइट को आने में भी यहाँ से यहाँ तक 3 बिलियन का टाइम लगा है, 3 बिलियन ईयर्स का टाइम लगा है। तो यहाँ पर बताओ कि ये जो क्वाज़ार्स है अर्थ से कितने डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है, ये आपको निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सो न्यूमेरिकल नंबर 2.31 आपको यहाँ पर दिया हुआ है टाइम। सो जो आपके पास टाइम है दैट इज टी, ये आपको दिया हुआ है 3 बिलियन ईयर, 3 बिलियन लाइट ईयर, सॉरी 3 बिलियन लाइट ईयर्स, 3 बिलियन लाइट ईयर्स। तो यहाँ पर 3 बिलियन लाइट ईयर्स जो है इनको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड के अंदर। सो देखिए यहाँ पर जो 3 बिलियन होता है इसके अंदर 3 इंटू 10⁻⁴ बेसिकली 8 होता है। और तो ये हमारे पास 3 बिलियन ईयर के अंदर 3 इंटू 10⁸ ईयर हो गए। अब एक ईयर जो होता है उसके अंदर 365 डेज होते हैं, सो 365.25 डेज होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 24, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 60 यहाँ पर मिनट होती है और 60 ही सेकंड होती है। तो यहाँ पर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा किसके अंदर, ये हमें बेसिकली सेकंड के अंदर मिल जाएगा। सो दिस मच सेकंड लाइट हैज टेकन फ्रॉम क्वाज़ार टू अर्थ, ठीक है, इतना समय यहाँ पर लगा है। और जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, भाई क्वाज़ार से जो लाइट आएगी तो लाइट की स्पीड तो वही होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमें पता है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। सो डिस्टेंस ऑफ क्वाज़ार्स, डिस्टेंस ऑफ क्वाज़ार इज इक्वल्स टू, सो जो स्पीड है हमारी that is c, so c into t डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ही हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि ये यहाँ से लाइट आई है, ठीक है, तो लाइट की स्पीड मल्टीप्लाई बाय लाइट की टाइम, तो यहाँ से हम डायरेक्ट डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। सो c इंटू टी, सो 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸ इंटू 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। सो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर होगा 2.84 इंटू 10⁻22 किलोमीटर। तो मतलब इतने किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है उस क्वाज़ार की अर्थ से इन किलोमीटर्स, ओके। सो इन न्यूमेरिकल नंबर 2.32 it is well known that during the total solar eclipse the disk of moon almost complete cover the disk of sun, कि भाई जब टोटल यहाँ पर सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो जो हमारा मून है वो सन को पूरा कवर कर लेता है। एंड फ्रॉम द फैक्ट that you given information gather from examples 2.3 and 2.4 determine the approximate diameter of the moon। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स में 2.3 और 2.4 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उनका यूज़ करके आपको अप्रोक्सीमेट डायमीटर निकालना है मून का। तो देखिए क्या है कि भाई जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, तो क्या होता है कि जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है तो जो मून है वो बेसिकली इस तरीके से सन के सामने आ जाता है कि ये इसको पूरी तरीके से यहाँ पर ढक लेता है, ठीक है। तो इस केस में भाई जो एंगुलर डायमीटर होगा सन का, जो एंगुलर डायमीटर होगा मून का, ये जो थीटा होगा इसी को एंगुलर डायमीटर बोल रहे हैं, तो ये जो है दोनों का सेम होगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो ये इतने रेडियन के बराबर होगा,
वहीं पर बात करिए जो डिस्टेंस होती है मून और अर्थ के बीच में, ये भी आपको दी हुई है 3.84 इंटू 10⁸ (8 मीटर/सेकेंड). ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको ये डायमीटर निकालना है कि जो मून का डायमीटर है वो कितना है। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है दैट थीटा इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय R एंड L इक्वल्स टू थीटा इंटू R। सो L इज द डायमीटर ऑफ द मून। L यहाँ पर कितना हो जाएगा, L इक्वल्स टू थीटा दैट इज 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय R दैट इज 3.84 इंटू 10⁻8। और यहाँ पर इसको आप सोल्व करते हो तो यहाँ पर आपको ये जो डिस्टेंस है ये मिलेगी यहाँ पर 3.84 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली डायमीटर हो जाएगा मून का। ठीक है, अबाउट 10⁻6 मीटर। ठीक है, और इसको अगर हम किलोमीटर में लिखे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3581 किलोमीटर इज द diameter of the moon. Okay, so move forward to the last numerical, that is, so in this numerical a great physicist of the century, that is Pam Dirac, so loved playing the numerical values of fundamental constant in nature. This led him to an interesting observation. Dirac found that from the basic constant of atomic physics, that is mass of electron, mass of proton, gravitational constant, and he could arrive a number with a dimension of time. So further, it was a very large number, its magnitude being close to the present estimate of the age of universe, that is 15 billion years. So from the table of a fundamental constant in this book, try to see if you can construct this number or any other interesting number you can think of. If it is coincident with the age of universe or significant, what would this imply for the consistency of fundamental constant? तो देखिए क्या है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने नंबर्स के साथ खेल के एक रिलेशन को ड्राइव किया है और उनको एक कांस्टेंट मिला है, और वो जो कांस्टेंट है वो बेसिकली एज ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताता है। तो आपको वो ड्राइव करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर जैसे ये जो कांस्टेंट है ये बेसिकली कुछ इस तरह से होगा दैट टाउ इक्वल्स टू टाउ जो है यहाँ पर टाइम पीरियड हो गया, E² डिवाइडेड बाय 4πε0 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/MP/MECG। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो E है दैट इज E जो है यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन that is 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर यहाँ पर जो 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 होता है ये बेसिकली होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर कांस्टेंट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है MP जो है दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास होता है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जो C है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। एंड G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पर होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ये जो है ये हमारे पास डिफरेंट जो है कांस्टेंट इनके वैल्यूज़ है जिनको हम बुक में से देख सकते हैं, और इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम यहाँ पर जो टाइम है वो निकाल सकते हैं। सो टाउ इक्वल्स टू सबसे पहले E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1/4πε0। तो 1/4πε0 जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻
9, ओके। और इस पूरी टर्म का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड, सो 1 डिवाइड मास ऑफ प्रोटॉन, सो प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाय me, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इसका स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸, इसका क्यूब, और मल्टीप्लाइड बाय 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी, और जब आप इनको सोल्व करोगे तो ये जो एज है बेसिकली ये आपको मिलेगी यहाँ पर 2.13 इंटू 10⁻16 सेकेंड, ओके। और अब इस सेकंड को जब आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। सो इसको डिवाइड कर देते हैं हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, और यहाँ पर ये जो है अब हमें जो है यहाँ पर ये ईयर के अंदर मिल जाएगा। सो यहाँ पर ये कितने ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.667 मल्टीप्लाई बाय 10⁹9 ईयर, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम है ये कितना आ गया, ये अबाउट 0.667 बिलियन ईयर्स, 6.667 बिलियन ईयर्स। तो इतना जो बिलियन है ये बेसिकली टाइम है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और ये जो टाइम है विच इज नियरली एज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली भाई जो यूनिवर्स की एज है उसके आसपास का यहाँ पर हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है। और ये हमें क्या इम्प्लाई करता है, इट इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ बेसिक कांस्टेंट ऑफ फिजिक्स changes with time, should changes with time, because age of universe is increasing with time, ठीक है भाई। तो हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की जो एज है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो बेसिक फिजिकल हमारे कांस्टेंट है इनको भी हमको चेंज करना चाहिए टाइम के साथ, ओके। सो ये बेसिकली जो हमारे हैं न्यूमेरिकल हो गया। सो दैट इज इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।